तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम ताबूत 1 बीरमपुर का श्राप की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसा खौफ है जिसने सदियों से अपनी जकड़ बना रखी है। जरा सोचिए, आज से 400 साल पहले का वक्त, शनिवार की एक काली रात, और बीरमपुर के घने सुनसान जंगलों में गूंजता एक बेहद डरावना मंत्र, बम बम बश, बम बम बश। रोंगटे खड़े हुए। ये कोई मामूली मंत्र नहीं था, बल्कि साक्षात मौत की आहट थी। उस वक्त जंगल में मौजूद किसी भी इंसान के लिए इस आवाज का बस एक ही मतलब होता था कि खौफ अब बिल्कुल करीब आ चुका है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये आहट थी किसकी? तो सुनिए, ये आहट थी निशिर-मोलो की। गांव की पुरानी लोक कथाओं की माने तो ये 4 बेहद खौफनाक साये थे जो अपने कंधों पर एक रहस्यमयी ताबूत लेकर चलते थे, और इनका नियम बिल्कुल साफ और सीधा था। जिसने भी गलती से इन्हें देख लिया या इनका रास्ता काटा, उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। मदन नाम के एक नौजवान ने यही गलती की थी। उसने अपने पिता की दी हुई चेतावनियों को हल्के में लिया और शनिवार की रात जंगल के रास्ते निकल पड़ा। नतीजा, बरगद के पेड़ के पास उसकी बेहद खौफनाक मौत। उसकी फटी हुई आंखें और चेहरे पर जमा हुआ वो खौफ चीख चीख कर बता रहा था कि उसने मरने से ठीक पहले साक्षात मौत का चेहरा देखा था। लेकिन रुकिए, ये खौफ सिर्फ बीते हुए कल का हिस्सा नहीं है। सदियों का ये लंबा फासला अचानक तब खत्म हो जाता है जब कहानी का तार आज के आधुनिक समय से जुड़ता है। एक तरफ वो 400 साल पुरानी मदन की खौफनाक मौत थी, और ठीक दूसरी तरफ आज सुबह 4 बजे दिल्ली की एक लैब में काम करने वाली मेघना पसीने से तरबतर होकर एक बुरे सपने से जागती है। एक बेहद घना अंधेरा जंगल, एक विशालकाय शिकारी पक्षी और एक अजीब से पेड़ से टपकता हुआ रहस्यमयी हरा पानी। ये डरावने सपने जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। फिर सुबह 9 बजते हैं और वो उसी खौफ को अपने दिल के किसी कोने में दबाकर दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में वापस लौट जाती है। और यहीं पर इस पूरी कहानी में विज्ञान और रहस्य की एक बहुत ही जोरदार टक्कर होती है। ध्यान दीजिए, एक तरफ मेघना के ये अजीबोगरीब और डरावने सपने हैं, वहीं दूसरी तरफ है उसकी रूममेट इशिता का साइंटिफिक रिसर्च। इशिता दरअसल एक बहुत ही प्राचीन किताब खंगाल रही है ताकि वो अपने प्रोफेसर जयदेव की जान बचाने के लिए एक जरूरी एंटीडोट बना सकें। इस किताब में मृत्युंजय अमृत नाम के एक खास हरे तरल पदार्थ का जिक्र है जो पूर्णिमा की रात सिर्फ एक विशेष पेड़ से टपकता है। और सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात पता क्या है? किताब में छपी उस पेड़ की तस्वीर बिल्कुल हूबहू वैसी ही है जैसा पेड़ मेघना अपने डरावने सपनों में देखती आ रही है। यहाँ लोक कथाएं और विज्ञान पूरी तरह से आपस में उलझते हुए नजर आते हैं। अब ये रहस्यमयी समानता सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। प्राचीन किताब की उस तस्वीर और मेघना के सपनों का इतना सटीक मेल, जाहिर है या कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। इस एक सच ने उनकी अगली मंजिल तय कर दी, और वो मंजिल थी बीरमपुर। अपने मन में उठे हैं सवालों के जवाब ढूंढने और उस मृत्युंजय अमृत की असल सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों ने एक पल भी बर्बाद किए बिना दिल्ली छोड़कर इस रहस्यमयी गांव की तरफ निकलने का फैसला कर लिया। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस भयंकर खतरे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं। दिल्ली से 5 घंटे के एक लंबे बस के सफर के बाद जैसे ही वे दोनों बीरमपुर के विशाल और डरावने प्रवेश द्वार पर पहुंची, तो ऐसा लगा मानो खुद प्रकृति ने ही उन्हें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी हो। उनके गांव की सीमा में कदम रखते ही सब कुछ अचानक से बदल गया। पूरा आसमान काले घने बादलों से घिर गया, बेहद तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब सा बेमौसम तूफान आ खड़ा हुआ। मौसम का ये बदलाव इतना भयानक और असामान्य था कि खुद वहां के गांव वाले भी इसे देखकर पूरी तरह से खौफजदा थे। ऐसा लग रहा था मानो वहां की हवाएं खुद उनसे कह रही हों कि वापस लौट जाओ। उनके गांव में कदम रखते ही सदियों से सोई हुई कुछ बेहद ही बुरी ताकतें मानो अचानक से जाग उठीं। एक के बाद एक ऐसे खौफनाक अपशगुन होने लगे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। एक भयानक और तेज आंधी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। मुखिया के घर में जल रहा पवित्र दिया रहस्यमयी तरीके से अचानक बुझ गया। उधर गांव के मंदिर में आरती चल रही थी और बीच आरती में ही दीपक शांत हो गया। और इन सब में सबसे ज्यादा डरावना संकेत तो तब मिला जब मंदिर के पुजारी ने खुले आसमान में काले और खौफनाक सायों को मंडराते हुए देखा। ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं ठीक उसी वक्त शुरू हुईं जब इन लड़कियों ने मुखिया के घर रुकना स्वीकार किया और उनकी मुलाकात मुखिया के बेटे अनुज से हुई।
इन सारे डरावने अपशगुनों के बीच एक नाम ऐसा है जो बार बार उभर कर सामने आता है, राजा सूरजभान का महल। ये कोई आम महल नहीं है, बल्कि 400 साल पुराना एकदम वीरान और ऐतिहासिक खंडर है, जो बीरपुर के सबसे गहरे और काले रहस्यों का असली केंद्र माना जाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ये लड़कियां मुखिया के बेटे अनुज को अपने भरोसे में ले लेती हैं और वो उन्हें रात के घने अंधेरे में चुपके से इस महल के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आधुनिक विज्ञान की ये पूरी जांच सीधे सीधे इस श्रापित और रहस्यमयी खंडर की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन असल में यहाँ एक बहुत ही खतरनाक दोहरा खेल चल रहा था। लड़कियों ने सबको अपना लक्ष्य कुछ और ही बताया था कि वे 5 अलग-अलग गांवों पर कोई रिसर्च कर रही हैं और उसी काम के सिलसिले में इस ऐतिहासिक खंडहर को देखने आई हैं। पर उनका असली और छिपा हुआ मकसद कुछ और ही था। वो इस महल वाले बहाने का इस्तेमाल करके अनुज को अपने साथ मिलाना चाहती थी, ताकि अगले दिन अनुज उन्हें जंगल के उस खतरनाक हिस्से में ले जाएं जहां उन्हें वो चमत्कारी मृत्युंजय अमृत मिल सके। उनका यह झूठ इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर देता है। वे जाने अनजाने में एक ऐसी शक्ति के साथ खेल रही थी जिसे वे रत्ती भर भी नहीं समझती थी। अब समय पर गौर करते हैं। रात के ठीक 12 बजते हैं और ये तीनों मुखिया के घर से बिल्कुल दबे पांव बाहर निकलते हैं। 12:15 पर वो एक जाम पड़ी हुई पुरानी सी खिड़की के रास्ते उस 400 साल पुराने महल के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ठीक 12:30 पर मेघना के साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी भी विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है। उन घने अंधेरे खंडहरों में चलते हुए उसे अचानक एक बेहद अजीब सा एहसास होता है। उसे लगने लगता है कि वो इन गलियारों को बहुत अच्छे से जानती है, जैसे वो सदियों पहले भी इन रास्तों पर चल चुकी हो। डेजावू की ये डरावनी भावना इस बात की पहली खतरे की घंटी थी कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और तभी बीरमपुर की वो भयानक शांति एक झटके में टूट जाती है। निशिर मोलो जाग गए हैं। पूरे 400 सालों के बाद ठीक वही खून जमा देने वाला डरावना मंत्र बम बम बश एक बार फिर रात के सन्नाटे को बुरी तरह चीरते हुए गूंज उठता है। ये आवाज कानों में पड़ते ही पूरे गांव में एक खौफनाक दहशत फैल जाती है। मुखिया अपनी गहरी नींद से बुरी तरह हड़बड़ाकर उठता है और कांपता हुआ पुजारी भागते हुए उसे ये बताने पहुंचता है कि सदियों से सोए हुए वो खौफनाक निशिरमोलो आज रात किसी अनजान वजह से फिर से लौट आए हैं। इस पूरी घटना को हम एक मिडनाइट कन्वर्जेंस यानी आधी रात का खौफनाक संगम कह सकते हैं। ये वो पल था जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से पूरी ताकत से टकरा रहे थे। जरा मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूरा का पूरा गांव उस डरावने मंत्र की आवाज सुनकर अपने अपने घरों में खौफ से दुबका हुआ है। दूसरी तरफ उसी वक्त महल के अंदर अनुज, इशिता और मेघना को खाली गलियारों में भारी भरकम अदृश्य जूतों की आहटें साफ सुनाई देने लगती हैं। और ठीक उसी समय जंगल की सीमा पर संपत और कप्तान नाम के 2 गांव वाले अचानक उन लाल आंखों वाले निशिरमोलों के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। डर के मारे उनका शरीर जैसे पत्थर का हो जाता है। और फिर आता है वो चरम पल जब डर की सारी हदें टूट जाती हैं। जंगल में संपत और कप्ता के ठीक सामने उन खौफनाक लाल आंखों वाले सायों के कंधों पर रखा हुआ वो रहस्यमयी ताबूत आखिरकार खुल जाता है। ताबूत के खुलते ही एक खून जमा देने वाली चीख पूरे बीरमपुर गांव में गूंज उठती है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो अब होनी थी। ठीक उसी सेकंड महल के अंदर फंसे हुए उन तीनों के सामने भी एक रहस्यमयी भारी दरवाजा बेहद जोरदार आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। ये कहानी हमें कुछ बेहद गहरे और बेचैन कर देने वाले सवालों के मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। सोचने वाली बात है, आखिर ये निशिरमोलो असल में हैं कौन? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेघना का इस 400 साल पुराने श्राप उस खंडर हो चुके महल और मृत्युंजय अमृत के साथ क्या गहरा और छिपा हुआ नाता है? उस महल के खुले दरवाजे के ठीक पीछे कौन सा भयानक खौफ उनका इंतजार कर रहा है? इन सवालों के जवाब जो भी हों, बीरमपुर का ये रहस्य एक बात तो बिल्कुल साफ कर देता है कि कुछ सच विज्ञान की मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि अंधेरे जंगलों में दबे होते हैं। इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।